एपिसोड 7 की अब शुरुआत होती है जहां पर हम लोग को अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग C3 को देखते हैं जो कि क्राई से कह रही होती है कि हमारे ग्रुप में जिस रोल की कमी है मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। अगर मैं वैसे करूंगी तो हम लोग को हंटर्स बनने में काफी मजा आएगा, क्योंकि मेरी बॉडी बाकी सभी लोग की तरह इतनी ताकत नहीं है। तो क्राई अब उसके सर पर हाथ रखकर उसे कहते हैं कि अच्छा रहेगा कि तुम एक अल्केमिस्ट बन जाओ, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके बाद वापस से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग C3 को देखते हैं जो कि क्राई को कह रही होती है कि जो C3 स्लाइम है उसकी इवॉल्व होने की स्पीड काफी ज्यादा हाई है, साथ में वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट भी हो जाती है। वो स्लाइम एक फेलियर है, पर चिंता मत करो, मैंने उसे इस तरीके से एडजस्ट किया है कि वह मुझे और तुम पर हमला ना करे। ये सुनकर क्राई घबरा जाता है और वो सोचता है कि इसका मतलब वो स्लाइम बाकी लोगों के ऊपर हमला करेगी। वहीं पर अब C3 कहने लगती है कि वो स्लाइम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसे इस सेफ में रखा गया था और ये सेफ डायमेंशनल मिस एलिमेंट से बनी है। वो अब क्राई से कहते हैं कि जब तुमने तिजोरी को खोला तब वो स्लाइम चली गई यहाँ से, है ना। वो अब सारी जगहों को चेक करने लगती है और अब उसे पता चल जाता है कि वो जो स्लाइम है वो इस ड्रेन से ही बाहर गई होगी। ये सुनकर क्राई भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, जो देखकर C3 अब उसे कहती है कि इस मैटर को मुझ पर छोड़ दो, और वैसे एक और मैटर है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। अगले सीन में हम लोग को बाकी के एडवेंचर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर 7 एक हंटर को बताता है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। वैसे लगता नहीं है कि क्राई कमांड देने आने वाला है। वैसे लिज कहाँ पर है, जिस पर वो बंदा बताता है कि लिज नहीं आने वाली है। यह सुनकर 7 खुश हो जाता है और कहते हैं कि अगर लिज यहाँ पर आती तो कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल होता। जिसके बाद अब 7 सभी लोगों को इकट्ठा करके अब सभी लोगों को स्ट्रेटेजी बताने लगता है। वो अब सही से पूछता है कि क्या यहाँ पर किसी ने भी खतरनाक स्लाइम से लड़ाई करी है, जिस पर सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि स्लाइम तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती है, वो काफी कमजोर होती है, उनके ऊपर पैर रख दोगे तभी वो मर जाएंगी। तो अब 7 पूछने लगता है कि क्या स्लाइम्स को हराने के लिए तुम लोग अपने साथ कुछ लेकर आए हो क्या, जिस पर सभी लोग अब अपने वेपन्स के बारे में बताने लगते हैं। कुछ बताते हैं कि हम लोग उनके ऊपर फायर मैजिक यूज करेंगे और कुछ बताते हैं कि वो उनके ऊपर एंटी स्लाइम स्प्रे यूज करेंगे। वो सब सुनकर 7 अब कहने लगता है कि सभी को पता है कि स्लाइम्स काफी कमजोर होती है। वो अब उसी बंदे से कहता है कि क्या क्राई ने और कुछ बताया था, जिस पर वो बंदा कहते हैं नहीं, क्राई ने कहा था कि वो बस एक नॉर्मल स्लाइम है। ये सुनकर 7 अब गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि हमेशा क्राई इतनी कमजोर सी इन्फॉर्मेशन क्यों देता है। तभी वहाँ पर वही एडवेंचर यानी कि गेन आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि चलो वापस से एक्सप्लोर करने चलते हैं। वो अब 7 से कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें स्लाइम से डर लग रहा है तो हम उससे संभाल लेंगे, पर मुझे लगता है कि वो स्लाइम दिखने वाली है। ये सुनकर सभी लोग अब गेन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कभी नहीं समझोगी क्राई की बात। वो सभी उससे कहते हैं कि सबसे पहले तुम ही हारोगे। वहीं पर 7 भी अब गेन को वार्निंग दे देता है और कहता है कि केयरफुल रहना, उस स्लाइम से मारे मत जाना। वहीं पर गेन तो अब उस स्लाइम के बारे में अभी भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं क्राई की बात नहीं मानूंगा, वो तो यहाँ खुद है भी नहीं। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़की हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ और मेरा नाम तालिया है। यह सुनकर अब वही बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे क्लैन में C3 के अलावा भी कोई अल्केमिस्ट है। जिस पर तालिया बताती है कि वो C3 के साथ क्लैन की लैब में थी और वो स्लाइम्स के पोटेंशियल के बारे में रिसर्च कर रहे थे एक साथ। तो 7 कहता है कि तो फिर स्लाइम की कमजोरी क्या होती है। तो तालिया अब एक पोशन दिखाती है और कहती है कि इसे C3 ने बनाया है स्लाइम्स को मारने के लिए। अगले सीन में वापिस हम लोग को नोक्टस को दिखाया जाता है, जो कि सोफिया से कहता है कि चलो फिर टाइम आ चुका है। जिस पर सोफिया भी कहती है हाँ तुम्हारी रिसर्च काफी पावरफुल है, सारी तैयारियां हो चुकी है, हारना इम्पॉसिबल है। हमारे दुश्मन लगभग 100 हंटर्स है, पर वो ज्यादा ताकतवर नहीं है, उन्हें हराना आसान रहेगा। ये सुनकर नोक्टस कहता है कि तुम अपना पहला मूव क्या करने वाली हो। तो सोफिया अब उसे अपना प्लान बता देती है। अगले सीन में 7 सभी लोग को तैयार होने के लिए कहता है और कहता है कि हम लोग अब अंदर जाएंगे, अगर कुछ भी मिले तो वेसल से कम्युनिकेट करना और अगर इमरजेंसी हो जाए तो जल्दी से साउंड यूज करना। और जिन लोगों को अंदर जाने की ड्यूटी नहीं मिली है वो लोग रेस्क्यू की ड्यूटी निभाएंगे और साथ में वो लोग बाहर पर निगरानी भी रखेंगे। पूरी ताकत लगा दो और अंदर जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा वापस आना। जिस पर सभी लोग भी अब मान जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि शाम हो जाती है, पर अभी तक उन लोग को अंदर कुछ खास मिला नहीं है। वो लोग अब डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन लोग को बस यही रिपोर्ट मिली है कि जो फैंटम्स अंदर है वो और ताकतवर हो गए हैं, पर कोई भी स्लाइम नहीं मिली है। क्या इसका मतलब क्राई की इन्फॉर्मेशन गलत है? तभी 7 कहते हैं कि हम लोग लकी हैं कि हमें वो खतरनाक स्लाइम नहीं मिली। तभी वहाँ पर गेन आकर 7 से कहते हैं कि अगर तुमने बकवास से ऑर्डर नहीं दिए होते तो ये कब का खत्म भी हो जाता मिशन। तो 7 कहते हैं कि अपनी कंप्लेन को बाद में करना, जाकर आराम करो अभी। तो गेन अब कहते हैं कि तुम तो जाकर अपने मास्टर को पूछो, क्योंकि वो तो आया तक नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, वो भी टॉयलेट करने के लिए। दूसरी तरफ अब 7 का साथी भी अब 7 से कहता है कि मैं क्राई को अच्छे से नहीं जानता हूँ, पर मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। जिस पर 7 कहते हैं कि तुम विश्वास कर सकते हो। अगले सीन में हम लोग अब गेन को देखते हैं, जो कि झाड़ियों में आकर टॉयलेट करने लगता है और अब क्राई की बेइज्जती कर रहा
होता है, पर तभी अचानक से अब उसे एक आवाज आती है, जो सुनने के बाद वो सीधा आगे बढ़ता है। तभी सामने की तरफ अब उसे एक काफी बड़ा फैंटम दिखाई देता है, जिसे बांध कर रखा गया है और वहाँ पर नॉक्टस के साथी भी होते हैं। वो लोग अब कह रहे होते हैं कि वो लोग इस फैंटम को ट्रांसमोग्रिफिकेशन कर देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो मानव मटेरियल निकाल लेते हैं और इस फैंटम के ऊपर यूज करने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर गेन आ जाता है, जो कि उन लोग के ऊपर हमला करके उन्हें हराने लगता है। पर तभी एक बंदा अब गेन के हाथ में फायर छोड़ देता है, जिससे कि उसका हाथ थोड़ा सा जल जाता है, पर फिर भी वो उन दोनों को खत्म कर देता है। वो अब उन लोगों को मारने के बाद उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, पर वो कुछ बताते नहीं है। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आ जाता है, जो कि अब सीधा उस फैंटम को वो इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि वो जो फैंटम होता है वो अब एक स्लाइम जैसे मोस्टर में बदल जाता है। वहीं पर हम डॉक्टर्स के साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। उस मोस्टर को देखने के बाद अब गेन विसल बजा देता है। वहीं दूसरी तरफ इस विसल को सेवन भी सुन लेता है और वो सभी लोगों को बैकअप के लिए बुलाने लगता है। उसके ऑर्डर्स को मानने के बाद सभी लोग भी अब फॉरेस्ट में चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। वो लोग अब गेन को भी ढूंढने लगते हैं, पर अभी उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा होता है। तभी अब वहाँ पर गेन दौड़ता हुआ आता है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। वो सभी लोगों को बताता है कि क्राई सही कह रहा था, सही में एक स्लाइम मोस्टर है। तभी उन सभी लोगों के सामने भी अब वही मोस्टर आ जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वही तालिया तो कहने लगती है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी स्लाइम नहीं देखी है। तभी सेवन भी सभी लोग को बताते हैं कि स्लाइम काफी ज्यादा धीरे चलती है, सभी मैचेस इसका ध्यान बटा कर रखो। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उस मोस्टर के ऊपर तीर चला देता है, पर से कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद अब बाकी के सभी मैचेस भी अब उस मोस्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर इतने अटैक के बाद भी उस स्लाइम को कुछ नहीं हो रहा होता है। ये देखकर सेवन अब जल्दी से अपने साथी से कहते हैं कि गेन को जाकर हील करो। तो वो भी मान जाता है और अब वो जाकर सीधा गेन को हील करने लगता है। तो सेवन भी अब गेन के पास आता है और कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है, जिस पर वो बताते हैं कि कुछ अजीब लोगों ने एक फैंटम को इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद ये फैंटम स्लाइम में बदल गया। क्राई सही कह रहा था। तभी वो मोस्टर अब वापिस से खड़ा हो जाता है, जो देखकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसे तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। जिसके बाद अब सेवन जाकर सीधा अब उस स्लाइम के ऊपर काफी सारे हमले करता है, पर अब भी उसे कुछ नहीं होता है। जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ना ही इसके ऊपर फिजिकल अटैक कम कर रहा है और ना ही मैजिकल अटैक। अब हम लोग क्या करें, हमें इसे कैसे भी करके रोकना होगा, हम लोग इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। जिसके बाद वो स्लाइम मोस्टर भी सभी लोगों के ऊपर अब हमला करने लगता है, जो देखकर सेवन सभी से कहता है कि कुछ भी करके इसके अटैक से बच जाओ। वहीं दूसरी तरफ तालिया अब उसी पोशन को देख रही होती है जिससे स्लाइम्स को हराया जा सकता है। तो सेवन उसे कहते हैं कि इसे मुझे दो और बताओ कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो तालिया अब बताती है कि अगर इस पोशन के अंदर का लिक्विड अगर स्लाइम को लग जाएगा तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये सुनकर सेवन अब उस स्लाइम का ध्यान भटकाने लगता है। तभी वो स्लाइम भी अब एक काफी ऊंची छलांग लगाकर सेवन के पास आ जाती है, पर अगली बार अब जैसे वो स्लाइम छलांग लगाने वाली होती है, सेवन अब जमीन पर उसी पोशन को रख देता है और जैसे वो स्लाइम अब उसके ऊपर आ जाती है, वो अब एक तरीके से फटने लगती है। पर हम लोग अब देखते हैं कि उस स्लाइम को तो कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर सेवन अब काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि क्राई ये तो स्लाइम ही नहीं है। तभी अब वही वाला बंदा कहता है कि अब मुझे याद है, क्राई ने कहा था कि वो मोस्टर स्लाइम जैसा है। इस पर सेवन कहते हैं कि पहले बताना चाहिए था ना कि इतना पावरफुल मोस्टर सामने आ जाएगा। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर C3 आ जाती है और अब उन लोग को बताती है कि ये स्लाइम मैजिक को नलिफाई करता है। उसे देखकर सेवन शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि क्राई को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर C3 ने क्राई से कहा था कि मुझ पर विश्वास रखो और मुझे चार्ज लेने दो। तो क्राई को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद C3 अब उन लोगों को बताती है कि इस मोस्टर के चारों तरफ काफी ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मैजिक है। इसकी वजह से ये एक पावरफुल फोर्स फील्ड बना रहा है। इस वजह से मोस्टर सारे मैजिक और एरो को डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। इतना ताकतवर फैंटम मैंने लेवल 8 के ट्रेजर वोल्ट में भी नहीं देखा है। जिसके बाद अब C3 उस मोस्टर को जांच करने लगती है और कहती है कि इसके अंदर जो मानव मटेरियल है वो मैजिक पावर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद वो उस मोस्टर के करीब जाने लगती है। वहीं पर मोस्टर भी उसके ऊपर हमला करता है, पर C3 उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रही होती है और वो समझ जाती है कि ये मोस्टर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि फेल हो गया है। वहीं उसे देखकर सेवन C3 से कहता है कि उसे दूर हट जाओ, जिस पर वो कहती है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद उस मोस्टर के ऊपर वो एक कैप्सूल फेंक देती है और अब वो सेवन से कहती है कि इसे शूट करो। तो अब सेवन भी मान जाता है और अब वो उस कैप्सूल के ऊपर अपनी एरो से हमला कर देता है और अब वो जैसे ही कैप्सूल फूट जाती है उस मोस्टर के ऊपर वो जाकर लग जाता है और अब मोस्टर वहीं खत्म हो जाता है। वो देखकर सेवन शॉक हो जाता है और C3 से कहता है कि तुमने ये क्या फेंका, जिस पर वो कहती है एंटी माना मेटल। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर गार्क भी आ जाता है, जो कि C3 से कहते हैं तो काम पूरा हो गया, जिस पर वो कहती है हाँ। वहीं पर सेवन अब गार्क को देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है। तो C3 बताती है कि गार्क ने मुझे यहाँ तक की लिफ्ट दी है क्योंकि
मैं अपनी बहन की तरह तेज नहीं दौड़ सकती हूँ, इसलिए। इसके बाद वो 7 को बताने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन सा फिनोमिना था और आखिर इन सब के पीछे कौन है। अगले सीन में अब नॉक्टस को पता चलता है कि C3 ने काफी आराम से उनके फैंटम को हरा दिया है। वो अब ये भी सोचकर शौक होता है कि C3 ने उनके नेचर को जान लिया है। क्या कि ट्रांसमोग्रिफिकेशन है क्या। अगले सीन में C3 अब उन सभी लोगों को बता देती है कि इस सब के पीछे आकाशिक टावर का हाथ है और वो लोग इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ट्रेजर वोल्ट को अपने आप से कंट्रोल कैसे किया जाए, वो भी अपने इच्छा अनुसार। वहीं दूसरे लोग बताने लगते हैं कि इन सब के पीछे नॉक्टस है जो कि मेजेस का मास्टर है। उसे तो परमानेंटली बैनिश कर दिया गया था। विश्वास नहीं होता है कि वो एम्पर में आ गया है। जो सुनकर अब C3 कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग मेरी बात पर विश्वास करोगे, इसलिए इतने समय से मैं अकेले ही मेजेस के मास्टर के पीछे पड़ी हुई थी। उनके एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी ट्रेजर वोल्ट में देखे जा चुके हैं। थोड़े समय पहले हम लोगों ने जो फैंटम देखा शायद से वो भी उनके एक्सपेरिमेंट में से एक है। जो सुनकर तालिया कहती है कि इसका मतलब उन लोगों का कोई इक्विपमेंट अंडरग्राउंड है। तो C3 कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ करने के लिए काफी बड़े इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो चीज उसकी रिसर्च का हर्ट है। इसका मतलब है कि वो लोग बैटल के लिए तैयार है। जिसके बाद वो सभी से कहती है कि गेन ने जिन मेजेस को कैप्चर किया है हम लोगों ने इंटेरोगेट करेंगे और मुझे ये भी लगता है कि आगे चलकर हम लोग को अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर मिलेंगे। तो अब एक लड़की कहती है कि लेकिन अगर हमारे पास वही पोशन होगा जो कि तुमने उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंका था तो हम लोग बच जाएंगे। तो C3 कहती है कि नहीं माफ करना, मेरे वो पोशन खत्म हो गए हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारे सामने ऐसा मॉन्स्टर आ जाएगा। जिस पर अब 7 कहते कि क्या क्राई ने तुम्हें नहीं बताया था इन मॉन्स्टर के बारे में। जिस पर वो कहती है नहीं। ये सुनकर 7 कहते हैं कि क्राई हमेशा ऐसा क्यों करता है। तभी C3 कहती है कि हमें चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग दुश्मनों को हरा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी काफी सारे एडवेंचरर्स हैं। वो अब कहती है कि मैं क्राई तो नहीं हूँ पर मैं अपना बेस्ट दूंगी। मैं अकेले नहीं लड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम सभी लोगों की जरूरत है। अगले सीन में हम लोग 7 के साथी को देखते हैं जो कि 7 से कहने लगता है कि C3 कितनी ज्यादा अजीब है। वो सीधा ही कह पा रही है कि वो नहीं लड़ सकती है। तो 7 कहते हैं कि वो कमजोर होने के बाद भी काफी ताकतवर है, जरा संभल के रहना, उसे हल्के में मत लेना। वो कहीं से भी कमजोर नहीं है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। सभी ग्रीवर्स में से वो सबसे ज्यादा एक खतरनाक मॉन्स्टर है। अगले सीन में हम लोग अब लिस को देखते हैं जो कि क्राई से कह रही होती है कि C3 अकेले गई है, वो खतरे में आ सकती है, इसलिए मुझे जाने दो। जिस पर क्राई मना कर देता है। यह सुनकर लिस अब काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। वहीं पर अब अगले सीन में हमें वापिस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर C3 को नॉक्टस के बारे में तब पता चला था जब लोग उसे पहले प्रोडिजी बुलाया करते थे। जब C3 एक प्रोडिजी थी उसने तब एक बुक पढ़ी थी जिसका ऑथर मास्टर ऑफ मैजिक था, उसका नाम नॉक्टस था। C3 अब नॉक्टस के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़कर समझ आती है कि उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स खतरनाक हैं, इसलिए उसे नॉक्टस को रोकना ही होगा। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग कुछ लोग को देखते हैं जो कि अब आकर उसे येलो बालों वाले बंदे से कहते हैं सोफिया ने कहा है कि हम लोग अपने फैंटम्स एक एक करके भेजेंगे। ये सुनकर बाकी के लोग कहते हैं कि आखिर सोफिया सोच क्या रही है, ऐसे करेंगे तो हम लोग हारे जाएंगे। जिस पर वो बंदा कहते हैं सही कहा, पर वो एक अल्केमिस्ट है, उसे असली बैटल के बारे में पता नहीं है, उसे अभी के अभी यहाँ पे बुला। जिस पर बाकी लोग बताते हैं कि वो हमारा आंसर ही नहीं दे रही है, हमने उसे कॉन्टेक्ट करने की काफी सारी कोशिश करी है। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि हमारा दुश्मन इस समय पर क्राई है और हमारा लीडर ही इतना बेकार है तो हम लोग हारेंगे ही। जिस पर वही बंदा अब कहता है कि भले ही सोफिया को ऑर्डर्स मिले हो पर हमें जीतना जरूरी है। ये सुनकर वो बंदा यानी कि फ्लिक कहता है हाँ ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे, इसलिए काम करो सभी फैंटम्स को छोड़ दो, हम लोग सभी हंटर्स को एक ही बारे में खत्म कर देंगे। जिस पर सभी लोग भी कहते हैं ठीक है। वही फ्लिक अब खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है सोफिया मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर बैटल करी कैसे जाती है। अगले सीन में बाकी के सभी एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि इन लोगों ने एक ही इंजेक्शन से एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया स्लाइम वाला। तभी C3 उन लोगों से कहती है कि तुम्हारा बॉस मास्टर ऑफ मैजेस है ना, अगर तुम हमें उसके बारे में बताओगे तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो लोग बताने के लिए तैयार ही नहीं होते। ये सुनकर अब C3 उनके पास आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग नॉक्टस के स्टूडेंट्स हो, दरअसल मैं आकाशिक टावर के बारे में काफी समय से पता लगा रही हूँ, मुझे तुम लोग के बारे में पता है, इसलिए मैं तुम लोग को रोकने के लिए कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लेना चाह रही हूँ। तो चुपचाप से बता दो कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है। जिस पर अब वो लोग बताने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं अब भी। तो सोफिया अब एक पोशन को निकाल लेती है और कहती है कि इस पोशन को पीने से तुम लोग जवाब देते रहोगे। वो उन्हें वो पोशन देने वाली होती है तभी कुछ ऑफिसर C3 को रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये पोशन इलीगल है, इस तरीके से पोशन मिलाकर तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती हो, ऐसा करना खतरनाक होगा। जिस पर C3 कहती है कि मुझे पता है पर फिर भी अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो नॉक्टस भाग जाएगा, ये मैं जस्टिस के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर वो ऑफिसर शॉक हो जाता है। तभी गार्क अब C3
C3 से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्यों कर रही हो, पर फिर भी हम इन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस पर C3 कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ये पोशन नहीं है तो बस कलर वाला पानी है। ऐसा बोलने के बाद उस पोशन को पीकर दिखाती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी C3 कहती है, देखा मैंने इस पोशन को पी लिया और कुछ भी नहीं हुआ। तब अचानक से उन लोग को मॉन्स्टर की आवाज आती है और अब सभी लोग बाहर जाते हैं। तब उन लोग को सामने की तरफ से एक रेड कलर का स्लाइम मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है, पर उसका कलर थोड़ा सा अलग होता है। जो देखकर C3 कहती है कि जो फैंटम्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के मैजिक बैरियर यूज करते हैं, हमें ये पता लगाना होगा कि इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट काम करेगा। मुझे लगता है कि इसका जो बेस है वो थोड़ा सा अलग है। वो आप सभी लोगों से कहती है जिनके पास शील्ड होती है, वो उनसे कहती है कि चलो फ्रंट लाइन में जाओ तुम लोग, क्योंकि हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर इसकी फोर्स फील्ड क्या है। तो लाइले अब उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और अब वो मॉन्स्टर जैसे उसे मुक्का मारता है, लाइले अब काफी ज्यादा दूर उड़ जाता है, जबकि उसने अपनी शील्ड लगा भी रखी थी। ये देखकर बाकी के मेजेस अब उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं, पर अब भी उसे कुछ नहीं हो रहा होता है। ये देखकर गार्क अब कहता है कि हम लोग अब क्या करें, कि हम लोग वेट करें जब तक इसका मैजिक खत्म ना हो जाए। तो C3 कहती है नहीं, इसका माना मटेरियल देखकर लगता है कि ये 1 घंटा और चल सकता है। तभी C3 कहती है कि लेकिन अगर हम लोग अपने काफी सारे मैजिकल अटैक को काफी बार एक ही स्पॉट पर करेंगे तो शायद से हम लोग इसके मैजिक बैरियर को टेम्परेरी के लिए नलिफाई कर पाएंगे और फिर इसके ऊपर हमला किया जा सकता है। पर ऐसा करने से काफी ज्यादा हाई लेवल की स्किल की जरूरत है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक ब्लू कलर का भी स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं 7 अप कहते हैं कि हमें अब शायद से रिट्रीट करना होगा, क्योंकि हमारे काफी सारे लोग थके हुए हैं। बाकी सभी लोग तो अब रिट्रीट करने की सोच ही रहे होते हैं, पर तभी C3 कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आकाशिक टावर के लोग इतने ज्यादा बेवकूफ होंगे। ऐसा बोलने के बाद उस सही में जिसको मैजिकल अटैक्स करने से मना कर देती है। और तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो ब्लू वाला स्लाइम मॉन्स्टर अब उस लाल वाले स्लाइम मॉन्स्टर के पास आ जाता है और अब वो दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। तभी C3 कहती है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये लोग हंटर्स को मारते हैं अपने मानव मटेरियल के लेवल को पूरा करने के लिए, पर अब इस मॉन्स्टर के सामने दूसरा एक मॉन्स्टर आ गया है जिसके पास बाकी हंटर से भी ज्यादा मानव मटेरियल है। तो ये मानव मटेरियल को पाने के लिए अपने आप से ही लड़ने लगे हैं। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है और अब वो भी उन लोगों से लड़ने लगता है। इसी तरीके से बाकी की अलग अलग जगहों पर भी अब वो स्लाइम मॉन्स्टर लड़ने लगते हैं। ये देखकर अब वही बंदी बने हुए लोग कहने लगते हैं कि हमारे फैंटम्स की वीकनेसेस थी, हमें तो पता ही नहीं थी। वहीं पर तालिया भी अब कहने लगती है कि आखिर इन लोगों ने उन फैंटम्स को एक एक करके क्यों नहीं भेजा। अगले सीन में हम लोग अब नॉक्टस को देखते हैं, जो कि अपने सभी साथियों पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो क्या, मैंने कही थी कि तुम लोग सोफे की ऑर्डर्स को मानो, पर तुम लोगों ने अपनी ही मर्जी चला दी। तुम लोग की गलती की वजह से हमारे सारे पोर्शंस खत्म हो गए हैं। इस पर वो सभी लोग अब माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें ये नहीं पता था कि बैटलफील्ड में ऐसा हो जाएगा। तभी सोफिया भी अब उन लोगों से कहने लगती है कि मैंने इसलिए कहा था कि उन फैंटम्स को एक एक करके भेजना। तुम्हें फालतू में लग रहा था कि मेरे अंदर बैटल की एक्सपीरियंस की कमी है, फ्रीक तुम्हारे अंदर काफी कमी है। तभी नॉक्टस कहते हैं कि चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता है, हमारे पास अभी और भी वेपन बचे हुए हैं। और सोफिया से पूछते हैं कि अब हमारा अगला मूव क्या होगा। तो सोफिया कहती है कि सिचुएशन ऑलरेडी बदल गई है। C3 के साथ साथ भी गार्क भी अब पार्टी को ज्वाइन कर चुका है। जो सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या एसोसिएशन का ब्रांच मास्टर खुद फ्रंट लाइन में आ गया है। इस पर सोफिया कहती है हाँ, भले वो रिटायर हो गया पर फिर भी वो अभी भी काफी ज्यादा ताकतवर है और हम लोग अब ट्रांसमोग्रिफिकेशन भी नहीं कर सकते, इसलिए बैटल अब हमारे लिए और भी मुश्किल हो गई है। तो नॉक्टस कहते हैं कि हम लोग अब क्या करें, क्या हम लोग रिट्रीट कर ले। जिस पर सोफिया कहती है नहीं, हमें इस तरीके से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो नॉक्टस आपकी काफी बेइज्जती हो जाएगी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे साथियों को भी हॉस्टेजेस बना कर रखा गया है और हम लोग श्योर नहीं है कि हमारे बारे में वो दुश्मनों को क्या इन्फॉर्मेशन दे दे। तो फ्लिक अब गुस्सा हो जाता है और सोफिया से कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, वो लोग हमारे मास्टर के लिए लॉयल है, वो लोग कुछ भी रिवील नहीं करेंगे उन्हें। तो सोफिया कहती है कि मुझे पता है, पर C3 काफी स्मार्ट है, अगर वो लोग कुछ बताएंगे नहीं तो भी C3 हमारे हेडक्वार्टर के बारे में पता लगा लेगी। और क्योंकि ये एक फुल ऑन बैटल है, हम लोग को सबसे पहले हमला करना होगा जीतने के लिए। चलो मैलिस ईटर का यूज करते हैं उन लोगों से जीतने के लिए। हम लोग दुश्मनों को अपने एरिया के अंदर लेकर आएंगे और फिर हमारे ट्रम्प कार्ड को यूज करके उन्हें खत्म कर देंगे। हम लोग उन हॉस्टेजेस को भी मार देंगे जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। जिस पर नॉक्टस कहता है कि आइडिया अच्छा है, पर फिर भी मैलिस ईटर्स को ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली है, अच्छे रिजल्ट के लिए किसी को उन लोगों को कंट्रोल करना होगा। जिस पर सोफिया कहती है कि उन्हें फ्लिक संभाल लेगा, तुम अपने सभी क्रिएचर्स को यूटिलाइज कर सकते हो, फ्लिक अपनी पूरी पावर लगा देना। तो फ्लिक भी मान जाता है और वो नॉक्टस से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन हंटर्स को सबक सिखा कर रहूंगा। अगले सीन में हम लोग अब तालिया को देखते हैं जो कि C3 को देख रही होती है और मन में कहती है कि C3 एक अल्केमिस्ट है, यानी कि वो हंटर
यूनिवर्स में काफी ज्यादा रेयर है। बिल्कुल मेरी तरह ही वो एक अल्केमिस्ट है, सही में उसका नाम प्रोडजी ही है। वो एक ऐसी पर्सन है जिसके अंदर काफी सारा टैलेंट और पैशन है। वो स्टार्टिंग से ही जीनियस है और वो काफी हार्ड वर्किंग भी है। सच्चाई को जानने के लिए वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर देगी, भले वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो या फिर कितना ही मुश्किल हो। वो कभी भी गिव अप नहीं करती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए। C3 एक काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट और प्योर है, जिसकी वजह से मुझे उससे थोड़ी बहुत जेलसी भी होती है, क्योंकि मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं बन सकती हूँ। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी उसके पास 7 आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम सोच रही हो क्या, आज का आफ्टरनून काफी ज्यादा इंटेंस था। मुझे गेस नहीं करना चाहिए था कि वो एंटी स्लाइम स्टफ काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दिया ना। बस दिक्कत क्राई की है, क्योंकि वो काफी कम इन्फॉर्मेशन देता है। उससे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये दोनों होस्ट इतने समय से तुम्हें क्यों देख रहे हैं। तो तालिया कहती है कि मुझे भी नहीं पता। जिस पर 7 कहता है कि शायद से इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाल लाल कलर के हैं, इसलिए तुम अलग लग रही हो। वैसे चाहे अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे बता देना। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। अगले सीन में हम लोग C3 को देखते हैं, जो कि रिसर्च कर रही होती है। तभी गाक उसके पास कॉफी लेकर आ जाता है और कहता है कि ज्यादा अपने आप को पुश मत करो। वो भी अब उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि अगर हमारा अपोनेंट आकाशिक टावर है तो मुझे लगता कि अकेले ही एसोसिएशन इसे हैंडल कर पाएगी। उनके अगले मूव को सोचते हैं मुझे लगता है कि हम लोग को रिट्रीट करना चाहिए। तभी C3 उसे बताती है कि मुझे एक आइडिया हो चुका है कि आखिर दुश्मन है कहाँ पर। ये सुनकर गाक काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। वह सभी से कहती है कि मानव मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन, ज्योग्राफिक फीचर और जहाँ से वो स्लाइम वाली चीज अपीयर हुई थी, उन सबको कैलकुलेट करके मुझे लगता है कि दुश्मन यहाँ पर है। ये सुनकर वो ऑफिसर शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी ज्यादा डिटेल में एनालाइज, वो भी इतने कम समय में। C3 तो सही में कमाल की है। इसके बाद C3 अब उन हॉस्टेज से कहती है कि यहीं पर है ना तुम लोग का हेडक्वार्टर। जिस पर वो लोग अब नाटक करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी कैलकुलेशन पूरी तरह से गलत है। हमारा हेडक्वार्टर वहाँ पर है ही नहीं। उन लोग को परेशान देखकर C3 समझ जाती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और वो कहती है कि इसका मतलब मैंने काफी अच्छे से गेस किया है कि हेडक्वार्टर वहीं पर ही है। वो अब अपने साथी से कहती है कि बेहतर ये रहेगा कि हम लोग अभी हमला कर दे, इससे पहले कि नॉक्टस वहाँ से एस्केप कर जाए। जिस पर 7 अब गाक से कहता है कि अगर इतना दूर आए हैं तो इतना कर ही लेते हैं। जिस पर गाक भी एग्री करता है। तभी वही होस्ट सब कहने लगते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही हमारे मास्टर वहाँ पर है। वो लोग अब सोफिया को बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से खोल दो, हम इन लोगों को हेडक्वार्टर तक पहुँचने नहीं दे सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सोफिया कौन है। तो C3 बताती है कि सोफिया इन लोगों की साथी ही है। अगर वो सामने आ जाएगी तो चीजें काफी इजी हो जाएंगी। वो सभी को बताती है कि सोफिया नॉक्टस की ही एक स्टूडेंट है और मेरी दुश्मन है। मैं उसे जितना भी ढूंढ लूं वो मुझे कहीं पर मिलती ही नहीं है। अगर हम लोगों ने नॉक्टस और सोफिया को नहीं रोका तो ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट रुकेंगे ही नहीं। सिंपली बोलूं तो एक साथ वो दोनों काफी ज्यादा इवल मेजेस हैं। वहीं पर अब होस्ट C3 से कहते हैं कि सोफिया तुमसे कभी भी नहीं हारेगी, तुम एक लेवल 2 की फेलियर हो, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगी। इस पर C3 भी कहती है हाँ, मेरी कमजोरी की वजह से ही सोफिया अब तक भाग पाई है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे प्रिजन के अंदर डाल के रहूंगी। वो अब ये भी कहने लगती है कि मैं उसके इसके लिए ब्लेमलेस नहीं हूँ। अगले सीन में हम लोग अब लिस को देखते हैं, जो कि क्राई को जबरदस्ती अब C3 की तरफ लेकर आ रही होती है। वह क्राई सोच रहा होता है कि मुझे तो तब जाना था जब सब कुछ खत्म हो जाता। वह सोच रहा होता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं मारा भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सेफ्टी रिंग्स नहीं बची है। तभी अब वो लोग देखते हैं कि सामने के रास्ते के तरफ तो अब काफी ज्यादा अंधेरा होता है, जो देखकर टीनो अब क्राई से कहती है कि आगे खतरा हो सकता है, तो मैं आपका हाथ पकड़ लो क्या। ऐसा बोलने के बाद वो क्राई का हाथ पकड़ने वाली होती है, जो देखकर लिस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो टीनो को डांट मारने लगती है और कहती है कि तुम क्राई का हाथ नहीं पकड़ सकती हो। तभी क्राई अपने रैली का यूज करके सामने की तरफ अब देखने लगता है, जिससे कि अब उसे सामने की तरफ अंधेरा नहीं दिखता है। उस रैली की वजह से अब उसे सामने का काफी अच्छे से दिखाई दे रहा होता है, पर अब उसे ये विश्वास नहीं है कि वो रैली कितने समय तक चलता रहेगा। तभी लिस क्राई से कहने लगते है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हारे सामने कुछ आ भी जाएगा तो मैं उसे मार दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो टीनो से भी गुस्से में कहती है कि क्राई को अच्छे से गार्ड करना। अगले सीन में हम लोग बाकी सभी लोग को भी देखते हैं, जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं गेन अब कह रहा होता है कि अगर मैं क्राई की महानता को पहले समझ पाता तो मेरी ऐसी हालत होती ही नहीं। जिस पर C3 अब उसे कहती है कि क्राई इतना कमाल का है, उसका जन्म ही एक ट्रेजर हंटर के तौर पर हुआ है, उसका लेवल काफी जल्द 10 का हो जाएगा। जो सुनकर गेन हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो क्राई से मिलना चाहता हूँ, लगता है कि वो काफी ताकतवर है। जिस पर C3 कहते हैं हाँ। तभी 7 अब उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो हमेशा मैजिकल क्रिएचर होता है, आज तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई। तो C3 कहती है क्या तुम किलम की बात करो, इस समय पर उसकी मेंटेनेंस हो रही है। वो अब आगे कुछ बताने वाली होती है, पर तभी बचाने से उन लोग के ऊपर एक काफी पावरफुल हमला हो जाता है। हमें अब पता चलता है कि हमला और किसी ने नहीं बल्कि फ्लिक ने अपने मैजिकल
क्रिएचर से करवाया था। वो अब कहने लगता है कि ये मेरा हाई लेवल मैजिक अटैक था। ऐसा बोलने के बाद वो नीचे आता है और देखता है कि सभी लोग ही हार चुके हैं। जो देखा वो कहता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही माना यूज कर लिया, मैंने तो इन लोगों को एक ही हमले में मार दिया। तभी सेवन ने बूट जाता है और कहता है कि तुम आकाशिक टावर के साथ हो ना। उसे देखकर फ्लिक हैरान हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा बचा है। वो कहता है कि तुम तो सही में काफी कमाल के हंटर हो, पर तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है, साथ में मैं सोफिया को ही मजा चखाऊंगा। तभी हम लोग अब सीत्री को देखते हैं जो कि बिना घायल हुए खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर फ्लिक हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम पर तो मेरा अटैक लगा था तो तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। जिस पर सीत्री कहती है क्योंकि तुम्हारा अटैक इतना स्पेशल था ही नहीं, तुम्हारे अंदर काफी कमी है। ऐसा बोलने के बाद सीत्री अब एक गन का यूज करके हीलिंग पोशन फेंक देती है सेवन के ऊपर, जिससे कि वो हील हो जाता है। जिसके बाद सेवन सीधा जाकर फ्लिक के ऊपर हमला करके उसे हरा देता है। जिसके बाद सेवन जाकर उस खतरनाक क्रिएचर से भी लड़ने लगता है, पर वो क्रिएचर सेवन पर काफी भारी पड़ जाता है। वो अब सेवन को हरा देता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी अब वहाँ पर गार्क आ जाता है जो कि उस क्रिएचर को मार के सेवन की जान बचा लेता है। जिसके बाद हम लोग सीत्री को देखते हैं जो कि बाकी सभी लोगों को भी हील करके उठा देती है, जो देखकर सेवन और गार्क उसकी काफी तारीफ भी करने लगते हैं। अलेसी में हम लोग अब नॉक्टस को देखते हैं जो कि फ्लिक पर काफी गुस्सा होता है। वो अब कहने लगता है कि सोफिया ने कहा था कि वो अपने साथ सारे मेलिस ईटर को लेकर जाए, तो आखिरकार वो सिर्फ एक को ही क्यों लेकर गया। वो ऑर्डर्स को क्यों नहीं मानता अच्छे से, तो उसको एबिलिटीज के अंदर डिफरेंस समझ नहीं आता है। जिस पर अब दूसरा बंदा बताने लगता है कि फ्लिक के इतने खतरनाक अटैक की वजह से भी उनको ज्यादा कुछ डैमेज हुआ ही नहीं और अब वो लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं। जैसा हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है। हमारे फैंटम्स भी हार गए और हमारी लोकेशन भी उन लोग को पता चल गई। लगता है कि ये सब कुछ काय ने प्लान किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो सभी लोग अब नॉक्टस से कहने लगते हैं कि आपको यहाँ से भागना चाहिए, हम लोगों ने अपने बाकी के बच्चे मेलिसीटर का यूज करके रोक लेंगे। तो नॉक्टस कहते नहीं, अभी भी हमारे पास कुछ बचा हुआ है यूज करने के लिए। हमारे पास अभी भी आकाशा बचा हुआ है, साथ में हमारे साथ सोफिया भी है। तो जब तक हम पूरी तरह से हार नहीं जाते हम लोग को ये जगह अबैंडन नहीं करनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स की लड़ाइयों को आखिर तक देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर अब नॉक्टस उन लोगों से कहता है कि हम लोग कैसे भी करके उन लोगों को खत्म कर ही देंगे, जाओ जाकर जीत के आओ मेरे स्टूडेंट्स। अगले सीन में हम लोग अब उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि अब नॉक्टस के हेडक्वार्टर के पास पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर गार्ड खड़े होते हैं। सेवन कह रहा होता है कि अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जो सिंह का गार्ड कहता है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है। उन लोगों से कहते हैं कि इस काम को तो मुझ पर छोड़ दो, हम तीनों सबसे पहले आगे जाएंगे, फिर मैं जिस समय बैकअप करेंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पर खड़े कैमरास को हराना होगा, बाकी लोग अंदर घुसेंगे बाकी सभी लोगों को क्रश करने के लिए। मैं इसको दिखा कर रहूंगा कि मैं कितना कमाल का हूँ। इसी में हम लोग अब क्राई को देखते हैं जो कि उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर फ्लिक ने हमला किया था। उसे देखकर लिस कहती है कि हमला तो काफी ज्यादा हल्का सा था। वहीं पर टीना अब आस पास के डैमेज को देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि ये डैमेज काफी हल्का था। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म।